गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और ये क्लास होने वाली है स्पेशल, क्यों? क्योंकि इस क्लास में हम बात करने वाले हैं यूनिट और मेजरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो टॉपिक अब शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जिसका नाम है एरर्स एनालिसिस। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये टॉपिक जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आप क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज देखो, मैं आपको पर्सनली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल पार्ट, कि सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स जो है जब बात आती है कैलकुलेशन पार्ट की, जब बात आती है किसी भी चीज की एरर एनालिसिस की, जब बात आती है लॉगरिथम की, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि उसमें जो कंसेप्ट काम करता है दैट इज कॉल्ड द एरर्स एनालिसिस। ठीक है ना, उसमें एरर्स वाले कंसेप्ट काम करते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि यूनिट और मेजरमेंट यदि कोई चैप्टर किसी ने पढ़ा है, ठीक है ना, और यदि उसने एरर वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो आई डोंट थिंक सो कि उसने पूरे चैप्टर को समझने में एफर्ट लगाया है या उसको पूरे तरीके से चैप्टर समझ में आया है। क्योंकि बिना एरर एनालिसिस के मैं नहीं समझता हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि कोई भी चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 1 है आपका यूनिट मेजरमेंट, वो एक कंप्लीटली सेटअप है या कंप्लीटली पैकेज है विदाउट इंफॉर्मेशन ऑफ यूनिट मेजरमेंट एंड टॉपिक रिलेटेड टू एरर्स एनालिसिस। ठीक है ना, तो एरर्स का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। व्हेन आई टॉक अबाउट द थिंग दैट इज कॉल्ड ऑब्वियसली यूनिट एंड मेजरमेंट। देखो ये क्लास मैं इसलिए लेके आया हूं स्पेशली क्योंकि कुछ बच्चे जो है बोलते हैं कि सर हमको एरर वाला टॉपिक जो है वो क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि ड्यू टू द सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी, बट स्टिल सम ऑफ द क्वेश्चन स्पेशली इन योर जेईई एग्जाम, नीट एग्जाम और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, द एरर एनालिसिस क्वेश्चन विल कम or the related to concept that is related to error analysis will come in your examination. That's why this topic is extremely very important for you. So मैं लेके आऊं आपके लिए, स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे एरर एनालिसिस बाय योर सुमित सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बात करते हैं अपन एक्यूरेसी की, ठीक है ना, प्रिसीजन की, इंस्ट्रूमेंट्स, एरर एंड द मेजरमेंट की अपन बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन फर्स्ट। द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स सम ऑफ द अनसर्टेनिटी, है ना, दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर्स। ठीक है ना, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। एरर्स को आपको कब पकड़ना चाहिए या यू कैन से कब समझना चाहिए। द मेजरिंग प्रोसेस इज एसेंशियली प्रोसेस फॉर कंपैरिजन। ठीक है ना, ऑब्वियसली जैसे सपोज दैट मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, देन योर आंसर विल बी, माय बच्चों, कि सर द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी विल बी, बहुत बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो व्हाट इज दिस माय स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। क्या बोलेंगे बेटा उसको अपन? ट्रू वैल्यू, या वी कैन से एन अदर वर्ड, इसको अपन बोल सकते हैं मेरे बच्चों एक्चुअल वैल्यू। क्या बोलेंगे बेटा उसको अपन? इसको बोलेंगे अपन ट्रू वैल्यू। ठीक है ना, या इसको बोलेंगे मेरे बच्चे, क्या बोलेंगे बच्चों? एक्चुअल वैल्यू अपन बोलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अपन जो है, देखो आई नो कि whenever we start solving the numerical question in terms of small g, we will take 10 meter per second as per as our convenient, but actual value is small g is not a 10 meter per second square. In numerical we are taking, okay, no issue beta, but in general way, what is the value of small g? That is 9.8 meter per second. ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आपको? तो ये ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है। अब आपने क्लास 11th में, यदि आप क्लास 11 में है तो फिर आपने अभी तक प्रैक्टिकल नहीं करा होगा क्योंकि इट इज द टाइम ऑफ बिगिनिंग, बट इफ यू आर इन क्लास 12, है ना, यू डिड वन प्रैक्टिकल दैट इज कॉल्ड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, और यहां से आपने वैल्यू फाइंड करा होगा मेरे बच्चों, स्मॉल g का आपने वैल्यू फाइंड करा होगा। ठीक है ना, मतलब व्हेन वी आर स्क्वायरिंग बोथ साइड इट इज बिकम 2 t square I mean to, है ना, 4 pi square L upon G. If you are finding the value of G over here, that is become 4 pi square L, ठीक है ना, 4 pi square upon T square। ठीक है बेटा, 4 pi square upon T square। तो यहां से आपने जो है टाइम पीरियड और लेंथ की हेल्प से जो है वो G का वैल्यू फाइंड करा होगा। और when you are finding the value of G, आपने देखा होगा कि वैल्यू जो है वो 9.8 तो बहुत मुश्किल से आई होगी। ठीक है ना, मतलब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल
पेंडुलम की हेल्प से इफ यू आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल g, है ना, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द एक्चुअल एंड ट्रू वैल्यू बाय दिस फार्मूला. द फार्मूला विल बी, यू नो, है ना, आई हैव रिटन ओवर हियर. देन the value will be actual and true value 9.8 meter per second. It is very difficult. I am not saying that this value will not come. This value will come, my students, but it will take, I mean to say, very very perfect, क्योंकि many types of, what is the problem occur over there? क्या problem हो सकती है मेरे बच्चों? Because of the problem that is called errors. ठीक है ना, इसीलिए आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड नहीं आ पाता है. ठीक है ना, दिस डिफरेंस ऑफ द ट्रू वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर्स मेजरमेंट. क्या बोला रेफरेंस मिस्टर ने? डेफिनेशन बताइए, क्या बताना कि दिस डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड द एरर ऑफ मेजरमेंट. सपोज दैट आपका आंसर आया 9.7, आपका आंसर आया 9.7, किसी बच्चे का आया 9.6, तो ऑब्वियसली मैं आपसे बोलूंगा कि आपका जो आंसर है वो मोर प्रिसीजन है एज कंपेयर टू 9.6, क्योंकि आपका आंसर जो है वो ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के पास में है. ठीक है ना, क्योंकि 9.7 इज ऑब्वियसली इट इज मोर नियर, या वी कैन से more accurate as compared to 9.6, क्योंकि ये इसके ज्यादा क्लोज है. ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन 9.8 मीटर पर सेकेंड, इसके ज्यादा क्लोज है, तो इसकी जो प्रिसीजन है, इसकी जो शुद्धता है मेरे बच्चों, ठीक है ना, वो ज्यादा मानी जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा, पढ़ लेते हैं. सपोज द ट्रू वैल्यू ऑफ सर्टेन लेंथ इज, कितनी दी बच्चों? इसको मिटा देता ताकि आपको क्लियर दिखाई दे बेटा, है ना. जरा मैं इरेज कर देता हूं. वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दी इस कंडीशंस को, पर ठीक है ना, इसमें से पढ़ लेते हैं अपन, है ना, बिकॉज वी हैव द पीपीटी आल्सो. पढ़ो बेटा, क्या लिखा हुआ है? द ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ इज 2.874 मेरे बच्चों. अब किसी का वैल्यू कितना आया बेटा? 2.7 आया है. ठीक है ना, और किसका कितना आया है? 2.69 आया है. द फर्स्ट मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट बिकॉज इज क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के केस है मेरा बेटा, ये ज्यादा पास में है, इसलिए मैं 2.7 को ज्यादा प्रिसिशन दूंगा एज कंपेयर टू द 2.69. वेदर द चेंज बिटवीन द 2.7 एंड 2.69 इट इज नॉट मोर देन 0.1 सेंटीमीटर. ठीक है ना सर, 0.01, ओके, नो इशू. 0.01 सेंटीमीटर से कम प्रिसीजन नहीं है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. देयर आर डिफरेंस बिटवीन द 2.7 एंड 2.69, इट इज ओनली 0.01 सेकंड, बट स्टिल the 2.7 is the more accurate answer due to the condition of precision, या we can say it is more near to the actual or true value. ठीक है ना, किसके पास में ज्यादा है बेटा? ये एक्चुअल और ट्रू वैल्यू के पास में ज्यादा है, इसलिए बोलूंगा कि 2.7 जो है वो मोर एक्यूरेट है एज कंपेयर टू द अदर थिंग्स. ठीक है, अब कुछ मेरे मन से कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले बात आती है कि सर फिजिक्स में एरर्स को लेके आपके अजम्पशंस क्या है. देखिए बच्चों, मैं आपको पर्सनली बताऊं तो फिजिक्स में सारी वैल्यू जो होती है वो बेटा अप्रोक्स में होती है. ठीक है ना, क्यों होती है सर? क्योंकि देखो बेटा, यहां पे सारी चीजें जो है वो फिजिकल फंडामेंटल क्राइटेरिया पर सेटल्ड होती है. ठीक है ना, क्योंकि देखो जैसे कि एग्जांपल के लिए आप बोलेंगे सर कि भाई इसका टेम्परेचर, जैसे कि एग्जाम थर्मामीटर का इन्वेंशन हुआ था. ठीक है ना, तो उन्होंने पहले ऑब्वियसली मर्क्यूरी यूज किया, बाद में उन्होंने वाइन यूज किया, और जो 76 सेंटीमीटर जो मर्क्यूरी का लेवल आया था, ठीक है ना, वो लेवल के पर्सपेक्टिव में आप लोग देखें तो मैं आपको बता दूं बेटा कि उसके लिए एक टेम्परेचर, एक प्रेशर, एक टाइमिंग, एक आपका जो आसपास का एटमॉस्फेयर, सारी चीजें उन्होंने आइडली लेके चलते हैं बेटा. ठीक है ना, जैसे क्लास 12 में इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं. ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन में ऐसा बोल देते हैं कि भैया उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता है.
लो भैया, ड्यू टू द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, जब फ्री फॉल की बात करते हैं तो ऐसा बोलते थे कि भैया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, जी को छोड़ दो। ठीक है ना, जब आपको सिंपल पेंडुलम के पर्सपेक्टिव में या स्प्रिंग बैलेंस के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो वहां पे बेटा स्मॉल जी को एग्जिस्ट नहीं करते वो। ठीक है ना, कि नहीं भैया वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा कुछ अभी से अपन बात करें और फिजिक्स की कंडीशन आती है, सरफेस ले लेंगे, सरफेस कैसे ले लेंगे, बोले फ्रिक्शन लेस सरफेस है। अब मुझे एक बता दो कि दुनिया में कोई भी सरफेस फ्रिक्शन लेस हो सकता है क्या? आप बोलेंगे सर क्या बात करें, निकाल दो आप चिकने हैं, है कि नहीं? आप लगाओगे बोरोलिन, आप लगाओगे फेयर एंड लवली, यहाँ लगाओगे यहाँ से फिसल के नीचे ले जाएगा। अरे पॉसिबल ही नहीं है भाई, आप लगाओगे तो वो स्टिक हो जाएगा आपकी बॉडी पे। इसका मतलब आपके गाल जो है इट इज नॉट सो सॉफ्ट। इफ यू आर थिंकिंग कि लुक एट माय चीक्स इट इज सो सॉफ्ट, तो नहीं है भैया, होते तो आपका फेयर एंड लवली है नीचे निकल भी चले जाता। तो देयर इज नो सरफेस वी कैन कंसीडर एज ए फ्रिक्शनलेस। अब आप बोलेंगे कि सर क्या बात कर रहे हैं, हाँ अब सेकेंडरी वी आर कंसीडरिंग लाइक द मासलेस। ठीक है ना, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो मासलेस है? सर है ना सर, W इज इक्वल टू mg, G इज इक्वल टू 0, देन W इज इक्वल टू 0, देन वी आर कंसीडर। अरे भाई हम यहाँ पे सब आइडल कंडीशन की बात करते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां बोलेंगे बोले आइडल गैस आ गई सर, PV इज इक्वल टू nRT। अरे मेरे बच्चों ऐसी कोई गैस है क्या जो जाके टकराएगी पार्टिकल से, जाके टकराएगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी? अबे इम्पॉसिबल है भाई। ठीक है ना, टकराएगी तो डेफिनेटली उसमें एनर्जी कंजर्वेशन होगा क्या? होगा ही नहीं, है कि नहीं? अच्छा वो तो ठीक भी है, फिजिक्स में थोड़ा फंसा दिया कि भाई एनर्जी कंजर्व हो जाती है। हमको 11th क्लास में दे दिया इलास्टिक कॉलिजन, भाई ऐसा कॉलिजन जिसमें पार्टिकल जाकर टकरा है और उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी चेंज ही नहीं हो, मतलब वो कंजर्व हो। अरे भाई कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन डाल दिया, है कि नहीं? सारी के सारी चीजें अब आइडल ही मानना थी तो फिर एरर पढ़ाई क्यों रहो? दुनिया में एरर नाम की चीज ही नहीं होना चाहिए। लो भैया नया बता दिया सर ने कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, जब इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी अपने माइंड के अंदर वो डाल रहे हैं तो भाई एरर एग्जिस्टेंस क्यों कर रही है? फिर हमको बताइए क्यों रहा कि एरर है। अच्छा एरर है तो सही, पर एनसीईआरटी के सिलेबस से भी उसको हटा दिया, है कि नहीं? मतलब बोला तो है कि एनसीईआरटी में मतलब आपको एरर पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए, पर सिलेबस में भी नहीं है। वाह भाई वाह, क्या बात है, जय हो फिजिक्स देवी की। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, है कि नहीं, जो कि स्टार्ट अपन कर चुके हैं ऑलरेडी, पर स्टिल आई एम डिस्कसिंग समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू, बिकॉज यू हैव टू नो इफ यू आर स्टडीइंग द फिजिक्स सब्जेक्ट अबाउट द ऑल सिनेरियो रिगार्डिंग टर्म्स ऑफ आइडल फिजिक्स। फिजिक्स आइडल फिजिक्स। वाओ, चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो यहां पे अपने पास में सेकंड कंसेप्ट आता है बच्चों कि भाई एरर मेजरमेंट जो है वो दो भागों में डिवाइडेड है मेरे बच्चों। एक आता है आपका सिस्टमेटिक एरर्स, ठीक है ना, और सिस्टमेटिक एरर्स में आती है रैंडम एरर्स आ गई भाई, रैंडम एरर्स। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट इन वेरी वास्ट मैनर, डोंट वरी। पहले आता है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक एरर आर दोज एरर, है ना, दैट टेंड टू बी वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, देखो बेटा, मतलब जो सिस्टमेटिक एरर में क्या होता है, सबसे पहले आती है बच्चों यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है ना, अबे तुम इंस्ट्रूमेंट लेके आए वही खराब है। ठीक है ना भाई, क्या होता है, जैसे मैं वर्नियर कैलिपर्स की बात करूं, ठीक है ना, वर्नियर कैलिपर्स को जब अपन देखेंगे ध्यान से, मैं बताता हूं आपको, रुको। अब बच्चों आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा वर्नियर कैलिपर्स का एक मैंने कंसेप्ट लिया है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एरर्स। सर जीरो एरर्स, हाँ मेरे बच्चों, ये जो कंसेप्ट आने वाला है बेटा, ये आने वाला है जीरो एरर्स का। ठीक है ना बेटा, जीरो एरर बेसिकली जो होती है वो दो टाइप की होती है मेरे बच्चों। एक होती है बेटा मेरे पास में पॉजिटिव एरर, ठीक है बेटा, और एक होती है मेरा बेटा यहाँ पे नेगेटिव एरर। ठीक है ना, इस कंसेप्ट को मैंने इस डायग्राम के थ्रू, या वी कैन से लाइक दिस वन, इस इमेज के थ्रू, इस पिक्चर के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करी है। ध्यान समझ लेना, क्योंकि दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल। क्योंकि स्कूल में भले ये टॉपिक हो नहीं हो, बट वर्नियर कैलिपर्स का क्लास 11th में, ठीक है ना, प्रैक्टिकल जरूर होता है। ध्यान से देख लो बेटा। अब यहां पे आप ध्यान से देखो बेटा कि पिक्चर कहां उलझ रही है, या कहां पे कंसेप्ट जो है आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो यहां पे बात कर रहा हूं दैट, यहां से इस कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं आपको। देखो देखो भाई, मैं पॉजिटिव एरर की बात कर रहा हूं बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो तुम ध्यान से देखो, यदि यहाँ पे मैं इसको जूम और कर दूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। वेट अ मिनट, है ना, ठीक है, इसको मैं और थोड़ा जूम कर देता हूं। हाँ अब देखो, सिर्फ इस पोर्शन पे ध्यान दो बेटा। इस पोर्शन पे जब तुम ध्यान से देखोगे मेरे बच्चों,
तो यहां पे देखो बेटा, ये 0 दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है ना। जो 0 कौन सा है अपना, मेन स्केल 0 है ना। एक बेटा, एक मिनट, थोड़ा सा वो जूम आउट हो गया, वापस कर देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां पे ध्यान से देखो मेरे बच्चों, सर कहां पे, मैं बता रहा हूं, 2 मिनट रुको जरा आप, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखो बेटा, ये जो आपको ये लाइन दिख रही और ये लाइन दिख रही, ध्यान से देखो, ये इसको बोलते हैं बेटा वर्नियर स्केल, इसको बोलते हैं आपका मेन स्केल, ठीक है। अब एक बार ध्यान देखो कि ये जो आपका मेन स्केल है, ये वर्नियर कैलिपर से कुछ डिस्टेंस आगे है ना। मैं इसको इरेज करता हूं ताकि आपको और क्लियर दिख जाए, और मैं यहां पे ले लेता हूं रेड कलर, ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। देखिए ये हल्का सा आगे है, अरे है क्या बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर यहां पे जो आपका वर्नियर स्केल है वो 0 इज लेफ्ट ऑफ द मेन स्केल, ठीक है ना भाई। मतलब ये जो है, ठीक है, ये वाला आपका मेन स्केल जो है इधर है, और वर्नियर स्केल किधर है, लेफ्ट है। लेफ्ट में किसके, मेन स्केल के 0 के। इसका मतलब ये जो एरर है मेरे बच्चों, ये कहलाएगी आपकी पॉजिटिव एरर। लगे तो लिख लो ये कि वर्नियर स्केल 0 इज लेफ्ट ऑफ मेन स्केल 0, देन करेक्ट मेजरमेंट विल बी। अब देखो ये जो भी अपना वैल्यू है फर्क नहीं पड़ता मुझे, यहाँ पे मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि भाई देखो इसका लीस्ट काउंट सबको पता है 0.01, ठीक है ना। देखो मैं इतना डिस्कस नहीं करने वाला है, प्रैक्टिकल नहीं करा रहा हूं मैं आपको, आप कंसेप्ट बता रहा हूं केवल मैं आपको, तो आप समझ लीजिए बेटा कि जो भी उसकी वैल्यू आई होगी, तो यदि पॉजिटिव एरर आई है, ठीक है ना, जो कि कितनी आई थी, ऑब्वियसली 4 आई होगी। अरे ठीक है ना भाई, 4 आई थी, वो दिख ही रहा है, वो तो आपको ध्यान से 1 2 3 4, ये 4 लाइन मैच मार रही है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो लेन आई थी उसमें से अपन नेगेटिव करेंगे। सर इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव एरर को अपन माइनस करते हैं, हाँ बच्चों हाँ, अपन पॉजिटिव एरर्स को यहां पे क्या करते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब इसी को जस्ट वाइज वर्सा रेसिप्रोकल कर लो मेरे बच्चों, कि यदि यहां पे जो वर्नियर स्केल है, मैं उसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं, ध्यान से देखो बेटा, है ना, वो राइट साइड खसक जाए, ठीक है ना, राइट साइड यदि वो शिफ्ट कर जाए, लिखा है यहाँ पे देखो आप, है ना, लिखा है, डोंट वरी, मैं उसको इरेज करता कि वो क्लियर हो जाए आपको। ध्यान से देख लो, बहुत काम चेता रहा चीज में आपको। यदि यहाँ पे बंधने के लिए बच्चों राइट साइड शिफ्ट कर गया, देखिए राइट शिफ्ट कर गया, ठीक है ना, तो यहां पे वर्नियर स्केल 0 इज राइट साइड ऑफ द मेन स्केल, ठीक है ना। तो इसमें जो एरर कौन सी कहलाएगी आपकी, नेगेटिव एरर। और नेगेटिव एरर क्या करना पड़ता है बेटा अपने को, यहां पे ध्यान से देखो प्लस करना पड़ता है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस करना पड़ गया। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो मैंने यहां पे 2 बच्चे खड़े करे, ठीक है, एक यहां खड़ा कर दिया, यहां खड़ा कर दिया, ठीक है। अब मैंने बोला दोनों बच्चों से कि बेटा रेस लगाओ, ठीक है। आपने बोला हाँ सर ठीक है। डिस्टेंस है जो आपका फिनिशिंग पॉइंट है मेरे बच्चों, है ना, वो यहां से कितनी दूरी पर है, तो मैंने बोल दिया कि फिनिशिंग पॉइंट जो है वो यहां से यहां तक जो है वो 100 मीटर की दूरी पर है। अब प्रॉब्लम ये हुई कि यहां पे एक गड्ढा आ गया, तो मैंने इस बच्चे को 2 मीटर आगे खड़ा कर दिया, ठीक है। मैंने इस बच्चे को क्या कर दिया मेरे बच्चों, 2 मीटर आगे खड़ा कर दिया, ठीक है ना। अब समझ लो कि जब ये यहां से यहां तक पहुंचा, ठीक है ना, तो माना कि मैं बहुत इजी बताता हूं मेथड का आपको, या कंफ्यूजन नहीं करेंगे, ठीक है ना। माना कि इस बच्चे को यहां से यहां तक पहुंचने में 98 सेकेंड्स लगे, ठीक है ना, और इस बच्चे को यहां से यहां तक पहुंचने में 100 सेकंड लगे। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि एक बच्चे ने 1 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकंड में ट्रेवल किया है। इतना तो आपको समझ में, बहुत बेसिक बता रहा हूं मैं आपको, ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेशन करी नहीं, 19.4 लिखा नहीं, यहाँ पे 102.5 लिखा नहीं, बहुत सिंपल कंसेप्ट से समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। अब यहाँ पे यदि 98 सेकंड इसने लिखा, यहाँ पे लिखा मेरे बच्चों 100 सेकंड, तो एक बात बताओ, इसका मतलब एक ओरली हुआ कि उनने 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 1 मीटर, ठीक है ना। तो भाई आप बताइए कि भाई कौन जीता ना कौन हारा, बताइए, ठीक है ना। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये जीता क्योंकि 98 सेकंड में करा, नहीं भाई नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये 2 मीटर आगे से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली उसको 2 सेकंड कम ही लगना थे, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर ये जीता, नहीं जीता, क्योंकि सेम ही है, क्योंकि 2 सेकंड में इनने भी 2 मीटर ट्रेवल करा। तो इन केसेस में दोनों कैसे हो गए,
इक्विलेट हो गए। बट यदि केस ऐसा हो जाए मेरे बच्चों, ऐसा हो जाए कि आप बोले कि सर इसने यहां पे, आप ऐसा बोले कि 99 सेकेंड में ट्रेवल किया कितने कितने मीटर को, 98 मीटर को, तो आप बताइए मैं क्या करूंगा। ऑब्वियसली यदि मैं यहां पे इसको पहले से स्टार्ट हुआ है, ये मतलब कि 2 मीटर बाद से स्टार्ट किया इसने, मतलब कि बाद से स्टार्ट किया है, 2 मीटर बाद से इसने स्टार्ट किया है मेरे बच्चों, तो मैं इसमें क्या करना पड़ेगा मेरे को बताइए, इसमें ये वैल्यू को मुझे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। कौन सी वैल्यू को, 2 मीटर की। अब यदि इसने 2 मीटर पहले स्टार्ट किया होता, मतलब कि बेटा यदि यहां पे अपन बोल देते गड्ढा है और इसने 2 मीटर यहां से स्टार्ट किया होता, तो मेरे को इसके फाइनल आंसर में से 2 क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। अरे आ रहा है कि नहीं समझ में, मतलब यदि किसी पर्सन ने बाद से स्टार्ट किया है तो उसकी वैल्यू में से आपको उस वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, और यदि उसने उस वैल्यू को पहले से स्टार्ट किया है तो आपको उसको वैल्यू को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम किया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। मतलब कि पॉजिटिव वैल्यूज को, जो पॉजिटिव एरर्स होती है मेरे बच्चों, उनको किसी भी मतलब इंस्ट्रूमेंट में प्लस किया जाता है, और नेगेटिव एरर जो होती है उसको माइनस किया जाता है। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि सर इसका 0 इसके कॉन्साइड हो जाए, मतलब लाइनें ऐसी हो जाए, उस केस में क्या होगा सुमित सर, उस केस में 0 एरर नहीं होगी, ठीक है ना, उस केस में 0 एरर नहीं होगी। बट मोस्ट प्रोबेबली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वर्नियर कैलिपर्स, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्क्रू गेज, इफ यू आर talking about obviously spirometer, the errors will be there. So first whenever you perform the practical, check the errors first, whether it is positive or negative. Whether it is positive errors there, you can subtract the value. If it is negative, you can obviously add, या we can say plus the value in your final values, then you can get the correct answer, and this error is called obviously the systematic, या we can say instrumental errors. I hope you understand the concept of errors in terms of positive and negative. चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे मेरे बच्चों, ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, हटा देते हैं इसको। अब वापस आते हैं मेरे बेटा अपन यहाँ पे सिस्टमैटिक एरर में। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स मैंने काफी आपको डिटेल्स में बता दिए, एरर्स है ना, अराइज फ्रॉम द एरर ड्यू टू द ऑब्वियसली इम्परफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, 0 एरर्स बता दिया मैंने, काफी आपको डिस्कस किया, अभी बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया मैंने 0 के बारे में, आपको समझ में आ गया होगा बेटा, है ना, इन द इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, और स्पेक्ट्रा। फिर एग्जांपल देखें, टेम्परेचर ग्रेजुएशंस की बात करें बच्चों, यहाँ पे ऑफ द थर्मोमीटर में बी ऑब्वियसली इनक्वाइटली कैलिब्रेट, इट में बी वी कैन से रीड 104 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, वेयर इज इट इज शुड बी 100 डिग्री सेल्सियस। इन वर्नियर कैलिपर 0 मार्क, अभी बताया मैंने इसके बारे में आपको, वर्नियर स्केल में नॉट बी कंटेंट कॉन्साइड विद द 0 मार्क इन द मेन स्केल, एन ऑर्डिनरी मीटर स्केल में बी वन आउट या एट वन एंड, ऑब्वियस वो घिस जाता है, आपने देखा होगा, है ना, अपना मीटर स्केल जो घिसा के। तो बेटा देखो, देखा जाए तो परफेक्ट वैल्यू तो बहुत मुश्किल है मेजर करना, है कि नहीं, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द परफेक्ट वैल्यू, बट इट इज टू डिफिकल्ट टू फाइंड बिकॉज मेनी ऑफ द एरर्स आर देयर, है ना, सो डिफिकल्ट टू rectify the error in the simple terms. So we can say all the values not should be yeah, we can say will not be we can say accurate, but in some other cases the values are just near about accurate. That is the concept of error ना भाई, जब तो अपन error पढ़ रहे हैं, यदि आपकी सारी values ही perfectly accurate आ जाती तो ये टॉपिक ही आज अपना ऑफर नहीं होता, है ना, एग्जिस्ट ही नहीं करता अपने सिलेबस में। चलिए आगे बढ़े मेरे बच्चों। अब आता है मेरे बेटा अपने यहाँ पे एरर्स, जिसका नाम है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और प्रोसीजर, ठीक है। डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, थर्मोमीटर प्लेस अंडर द आर्मपिट, इट ऑलवेज गिव टेम्परेचर लोअर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ बॉडी टेम्परेचर। सही बात है, आपने देखा होगा, है ना, अपन लोग जाते हैं यहाँ से, जनरली क्या होता है कि आजकल वो आर्मपिट में अपन ऐसे करके वो थर्मोमीटर को लगा देते हैं ना, जनरली अपना ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर एज पर एज माई नॉलेज, क्योंकि बायोलॉजी मेरा इतना अच्छा है नहीं, ना कि केमिस्ट्री है,
तो यहाँ पे क्योंकि 12th का पढ़ा भी नहीं भाई, वैसे मेरा बायो था ही नहीं, मेरा मैथ्स था, तो अपन यदि देखें तो 37 डिग्री के आसपास होता है ह्यूमन टेम्परेचर, ठीक है ना। तो बेसिकली द टेम्परेचर विल नॉट बी कम इन द फॉर्म ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस, इट विल कम अराउंड वी कैन से 39, somewhat somewhere 35, somewhere like 34। तो इस टाइप से अपने पास जो है टेम्परेचर आता है, बट वी कांट से कि परफेक्ट टेम्परेचर सर। क्यों सर? क्योंकि ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक, बेटा वैसे भी अपन तो इंडिया में रहते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इन इंडिया, स्पेशली इन द मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, या वी कैन से इन कर्नाटका, वी कैन से इन लाइक साउथ, मेनी ऑफ द स्टेट्स आर देयर, है ना, दे हैव द मोर टेम्परेचर अपने 40-45 का। इफ यू आर लिविंग इन शिमला, इफ यू आर लिविंग इन एनी लाइक हिल स्टेशन, और यू आर थिंकिंग टेम्परेचर विल कम इन द हाई मैनर, तो नहीं आएगा भाई, टेम्परेचर वहां पे कम आने वाला है, क्योंकि थर्मामीटर की एक्यूरेट वैल्यू वहां पे भी आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया ना कि परफेक्ट एक्यूरेट वैल्यू इफ यू आर थिंकिंग, तो इट विल नॉट कम, बेटा नहीं आएगी। तो सर कैसे आएगी सर, ऐसा कोई हो सकता है क्या? तो उसके लिए क्या होता है बेटा कि एक परफेक्ट आइडियल कंडीशन लेना पाती, बताया मैंने आपको, ठीक है ना, जो कि एक साइंटिफिक लैब में ही पॉसिबल है। अब आप मेरे से पूछें कि सुमित सर एक बात बताओ, स्मॉल जी तो ठीक है, कैपिटल जी का वैल्यू कहां से आया? तो बेटा इसके लिए वेल इक्विपमेंट लैब लगती है, ठीक है ना, वेल सेटल लैब लगती है, वहां पे सारे एपरेटस प्रॉपर तरीके से रखे होते हैं, ठीक है ना। उन एपरेटस को जो है उन स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक प्रेशर पे जो है, या स्पेसिफिक कंडीशंस में जो है उसको अक्वर किया जाता है, उसको सेटअप किया जाता है, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। इसलिए इतना ज्यादा इजी नहीं है, द वैल्यू विल बी 6.67 10 to the power -11, है ना। तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस है भाई, जब जाके एक्यूरेट वैल्यूज आती हैं, ठीक है ना। साइंटिस्ट ने एक बार फाइंड कर दी कि भैया स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकंड, पर मैं आपको बता दूं कि 332 तो आई नहीं थी, 30 मीटर पर सेकंड आई थी, वो न्यूटन बाबा ने लाके दी थी। फिर लाप्लास करेक्शन आया था, लाप्लास सर ने जो है न्यूटन सर करेक्ट किया कि नहीं भैया, उन्होंने शायद 320 या कुछ के आसपास की वैल्यू लाके दी थी। फिर 330, तो 330 तो उनकी भी 330 तो आई नहीं, मतलब उनकी वैल्यू भी 332 तो उनकी भी नहीं आई, लाप्लास सर की, उनकी भी 330 मीटर पर सेकंड ही आई। तो फिर उसके बाद में हमने बोला कि नियर अबाउट इसके पास में है, तो उन्होंने उसको कंसीडर कर दिया, जैसे बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। मतलब कि परफेक्ट वैल्यू इफ यू आर थिंकिंग तो इट विल नॉट कम मेरे बच्चों, ठीक है ना। चलिए फिर आते हैं पर्सनल एरर्स। अभी कैसा पर्सनल, मतलब कोई पर्सनल हो गया क्या ये? पढ़ लो। द पर्सनल एराइज है ना टू द इंडिविजुअल बायस, lack of proper setting apparatus, individual carelessness, taking the observation without observing proper precaution, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप सिंपल पेंडुलम का एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करा, फैन को ऑन कर दिया। अब फैन को ऑन करेंगे तो डेफिनेटली द ऑक्सीलेशन विल अफेक्टेड, ठीक है ना भाई। ऑक्सीलेशन आप में डाले, ऑक्सीलेशन ऐसे चले जा रहे, ये चले जा रहे, ये चले जा रहे, ये चले जा रहे, और आप सोचो कि परफेक्ट वैल्यू आ जाए, तो नहीं आने वाली भाई, ठीक है ना। वैसे ही यदि आप कोई लाइक न्यूटन कूलेंट लॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब न्यूटन कूलिंग लॉ में आपने क्या करा, एसी चालू कर लिया 27 डिग्री पे, और फिर आप कूलेंट लॉ को परफॉर्म कर रहे हैं, तो भाई कहां से चलेगा, वो नहीं चलेगा, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे परफॉर्म करने वाली बात है, आपने उसको ऑलरेडी ठंडे एटमॉस्फेयर में रख दिया, तो इट इज टू डिफिकल्ट टू फाइंड द परफेक्ट वैल्यू। तो दिस एरर बेसिकली इज नोन एज द पर्सनल एरर्स। कुछ एग्जांपल लिखे यहाँ पे, लिखा देखिए, इफ यू होल्ड योर हेड विद टू फॉर at the right while reading the position of needle scale, you will be introduced the obviously, देखो कभी भी ध्यान रखना बेटा, if you are finding the we can say like this one, the value in vernier calipers, especially vernier calipers है ना, screw gauge में, हाँ screw gauge में you can like, तो आपका जो पोजीशन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, just like your parallel to your eyes, है ना, like this one, है ना, पैरेलल पे होना चाहिए, कुछ like ऐसे होना चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा करके ले लेते हैं, तो बेटा उस पे क्या होता है कि परफेक्ट वैल्यू नहीं आती है, क्योंकि हमारे आई का जो पोस्चर होता है, आई का जो पोजीशन होता है, दैट इज नॉट पैरेलल टू द स्पेसिफिक कंडीशन, या वी कैन से रीडिंग, तो इट इज टू डिफिकल्ट टू फाइंड द वैल्यू परफेक्टली। इफ यू आर टेकिंग द रीडिंग इन दिस मैनर, यू हैव टू टेक द रीडिंग इन दिस वे, यू कैन फाइंड द वैल्यू इन द प्रॉपर मैनर, देन यू विल गेट द परफेक्ट वैल्यू, you will find the perfect value, you will find the perfect reading if you are measuring, if you are फाइंडिंग इन दिस वे, ठीक है ना। तो आप लोग जो है वो इजीली किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये एरर्स कहलाती है मेरे बच्चों पर्सनल एरर्स, ठीक है ना। अब बेटा अपन बात करें यहाँ पे सिस्टमेटिक एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय, कैसे अपन उसको कम कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली वी हैव मेनी टेक्निक्स, बट वी हैव सम टेक्निक्स ऑन योर बोर्ड माय स्टूडेंट्स। इंप्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, selecting better instruments, obviously removing the personal bias as far as
पॉसिबल, ठीक है ना। तो इंप्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स की बात करें तो ऑब्वियसली जो अपन जो इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं उनको प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि क्लास 12 में प्रैक्टिकल होता है पोटेंशियोमीटर का या वी कैन से मीटर बीच का, तो इन दैट केस वी विल कनेक्ट द बैटरी on the specific apparatus, or if you are finding the value, है ना, तो in that practical we are finding, या we can say somewhat like the we can say zero, है ना, जीरो फाइंड करते हैं अपन वहां पे वोल्ट मीटर में और सॉरी गैल्वेनोमीटर में विद द हेल्प ऑफ जॉकी, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है बच्चों प्रैक्टिकल फाइंडिंग के दौरान पे कि आप लोग ऐसे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब फाइंड करने में क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद क्या होता है बेटा, जो वायर्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं ड्यू टू द बैटरी एंड समथिंग एल्स। तो यू नो दैट कि इफ द वायर इज हॉट या वी कैन से, तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तेजी से फ्लो होना चालू हो जाते हैं। तो उसमें जो अपना जो कुछ पॉइंट बोलते हैं यार, मैं याद नहीं आ रहा, बैलेंसिंग पॉइंट, यस, जो बैलेंसिंग पॉइंट जो होता है बच्चों वो अपने को जो है जहां पे वो जीरो शो करता है गैल्वेनोमीटर, ठीक, अभी आप करेंगे 12th में होंगे तो बेटा डोंट वरी। तो वहां पे जो बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा अपने जीरो पे होता है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ढूंढना, क्योंकि हमें एक बार तो समझ लो इस पोजीशन पे मिल गया, अब आप चाहते हैं कि हमें नेक्स्ट कंडीशन में भी इसी पोजीशन में मिले, तो वो नहीं मिलेगा, वो आपको डिफरेंट पोजीशन पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि वायर गर्म करने से क्या हो, कंडक्शन बढ़ गया मेरे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है बच्चों, जिससे ये होता है कि उसमें जो वैल्यूज हैं वो परफेक्ट अपने को नहीं मिल पाती है, ठीक है बेटा। तो उसके लिए अपने ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट टेक्निक जाना चाहिए, सिलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑब्वियसली भाई जैसा बताया, रिमूविंग पर्सनल बायस एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, फिर आती है मेरे बच्चों यहाँ पे रैंडम एरर्स, ठीक है ना। रैंडम एरर्स आर दोस एरर्स व्हिच अकर इरेगुलरली एंड हेंस द रैंडम विद रिस्पेक्ट टू द साइन एंड साइज। दिस कैन अराइज द रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल fluctuations in the experimental condition personal error by the observation taking readings, obviously। मैं आपको बता देता हूं कि इसको कैसे समझते हैं। देखो सबसे पहले रैंडम एरर आती कैसे, समझो बात को। जैसे किसी ने किसी, समझ लो कि कोई आप वर्नियर कैलिपर्स को प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इफ यू आर फाइंडिंग द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, ठीक है। अब आपने मेरे पास आए, आपने बोला कि सर मेरी वैल्यू आई है 1.25 सेंटीमीटर, पहली रीडिंग आपकी, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। आपकी दूसरी रीडिंग आई 1.25 सेंटीमीटर, 1.25 तीसरी रीडिंग आ गई, ठीक है ना। आपकी चौथी रीडिंग आ गई 1.25 सेंटीमीटर, मतलब 1.25, 1.25, ठीक है बेटा, यहां नहीं है ये 1 पॉइंट, फिर आ गई 1.25 सेंटीमीटर। मतलब यदि आपकी पांचों रीडिंग एक जैसी आ गई तो बेटा ये रीडिंग कहलाएगी आपकी कौन सी, रैंडम एरर, क्योंकि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से एक जैसी रीडिंग आना इम्पॉसिबल है। 1.2 आपका आ सकता है ड्यू टू द वर्नियर कैलिपर्स, ऑब्वियसली एज वे मेन स्केल है वर्नियर स्केल के पर्सपेक्टिव में, बट ये जो 5 है ना ये नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये पैरेलक्स लाइन होती है, इसमें अपन मेन स्केल वर्नियर स्केल को ऐसा कॉन्साइड करके देखते हैं, तो बेटा हर बार कुछ ना कुछ अलग आना चाहिए। आई कांट से, मैं ये नहीं कह सकता कि आप, या आई वुडंट से कि आप बोले कि सर 1.25 के बाद में 1.26 नहीं आना चाहिए, आ सकता है, बट इट शुड बी 1.25। इट इज नॉट बी लाइक दिस कि आपकी सारी वैल्यूज एक जैसे आ जाएं, तो उसको अपन रैंडम एरर्स बोलेंगे। यदि कोई ऐसी रीडिंग्स भी आए, जैसे बता देता हूं आपको कि आपका आई 1.25, फिर आई 1.26, फिर आ गई 1.26, फिर आ गई 1.27, फिर आ गई 1.27, तो ये भी गलत है भाई, ऐसा नहीं ना होता है, ठीक है ना। ये रीडिंग गलत कहलाएंगी आपकी, रैंडम एरर्स की कंडीशन में आ गई बेटा अपने पास में, ठीक है ना। मतलब कि इरेगुलरिटी हो जाए भाई, हाँ कभी ऐसी भी नहीं आ सकती आपकी, कैसी कि भाई 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, अबे ऐसी भी थोड़ी ना आएगी। ये एरर्स भी आपकी एरर कंडीशन में आएंगी, ये भी एरर है, ये भी एरर है, ये भी एरर, एक्चुअली ये एरर ही है। तो सर रीडिंग्स क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, देखो ना चीटिंग मत करना प्रैक्टिकल में, है ना, बता रहा हूं कि रीडिंग कैसी होना चाहिए। रीडिंग आपकी ऐसी हो सकती है, एक की आई 1.25, एक की आई 1.24, एक की आई 1.25, एक की आई 1.26, एक की आई 1.25। तो ये रीडिंग आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली जो है ऑक्सीलेट कर रही है 4, 5 और 6 के बीच में। अब यहां तो कलंक हो गया, सब 5 पे 5 पे 5 पे 5 पे 5 पे 5 पे चल रही, ये अलग चल रही है भैया 5, 6, 7, 8, 9 पे, ठीक है ना। ये भी चल रही है 5, 5, 6, 6, 7, 7, तो बेटा ये तो फर्जी रीडिंग लगी अपने को, ये लगी रियल रीडिंग अपने को। तो इस टाइप की कंडीशन जो है इसमें हो सकता है कि 1.26 एक बार रिपीट हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, 3 बार रिपीट हो गया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रीडिंग जो है इट शुड बी कैलकुलेट, या इट शुड बी
वी कैन से लाइक दिस वन, है ना, इट शुड बी इन द प्रॉपर मैनर। वैसे बता दूं, दोज टीचर दोज हु आर टीचिंग इन योर क्लासरूम, दे आर ऑलरेडी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड भाई। वो तो देख के समझ जाते हैं कि बच्चे ने चीटिंग करी है या एक्चुअल डायग्राम बनाया है। मैं आपको पुराने दिन याद दिला तुम्हारे, है ना, बच्चे क्या करते थे, ऐसा क्रॉस, वो जो अपना क्वेश्चन आते थे, देखा हुआ आपने, है ना, जिसमें ऐसे आर्क काटते थे अपन, तो बच्चे क्या करते थे, ऐसा हाथ से आर्क काट लेते, ऐसे करके, ऐसे भाई डिवाइडर की हेल्प से काटना पड़ता था, ऐसा करके ऐसे, है ना, और फिर काट के ले आते थे और ऐसे लाइन मिला देते थे। बोले सर हमने इसका जो है उसको इस जैसे 5 सेंटीमीटर की है ये, है कि नहीं, तो सर हमने उसको 2.5 और 2.5 में डिवाइड कर दिया। वाह, तो यहाँ से ऐसा हाथ से काट लेते थे, है कि नहीं। तो वो सोचते थे कि सर को समझ नहीं बैठी है, पर एक्चुअली दोज हु आर टीचिंग टू यू आर, दे आर मोर, वी कैन से एल्डर देन यू, मोर इंटेलिजेंट देन यू, है ना, दैट्स व्हाई दे आर टीचिंग टू यू। तो बेटा आप उनसे चीटिंग नहीं कर सकते, वो पकड़ लेते हैं कि बच्चे ने यहाँ एरर करी, तो ये भी एरर है। ये कौन सी एरर सुमित सर? ये चीटिंग एरर है, ठीक है ना। ये चीटिंग कौन सी एरर है? ये चीटिंग एरर जो सिलेबस में है ही नहीं, हमें पढ़ा ही नहीं रहा है उसको, ठीक है बेटा। चलो समझ में आ गया वो आई थिंक आप लोगों को पिक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब एक एरर देखिए अपने, लीस्ट काउंट एरर। सॉरी, ये क्या होती है सर? बता रहे, शांति रखो ज्यादा बेटा। ये एरर जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू कैन बी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर, ठीक है ना। देखो लीस्ट काउंट सबसे पहले क्या होता है पहले समझ लो, फिर अपन बात करते हैं। देखो लीस्ट काउंट एक ऐसी वैल्यू है जिसको अपन किसी भी इंस्ट्रूमेंट से सबसे कम, जो सबसे मिनिमम वैल्यू दैट वी कैन फाइंड बाय द एनी apparatus इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। एक एग्जांपल समझ पट से जाएगा। मैं बोलूं ड्रा द लाइन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, सर अभी बनाते हैं, लो आपने स्केल लिया 1.25 की लाइन बना ली। अरे ठीक है भाई, अपने पास शायद है यार, मैं देखता हूँ, होगा बता देता हूँ मैं आपको कि अपने पास है क्या कि नहीं है ना। एक मिनट, एप्लीकेशन में शायद अपने पास में है। चलिए टाइम ज्यादा हो जाएगा, पर मैं आपको ओरली बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा बेटा। वैसे अपने पास में यहाँ पे था वो, है ना, जहाँ पे अपन जो है वो किसी भी हेल्प से जो है किसी भी शेप या वगैरह को ड्रा कर पा रहे थे, पर ठीक है ना। तो अभी ड्यू टू टाइमिंग आई एम नॉट डिस्कसिंग, बट ऐसे समझ लेते हैं ओरली। देखो यदि मैं आपसे बोलूं ड्रा द लाइन ऑफ 1.2 सेंटीमीटर, ऐसे ओरली ले रहा हूं मन से मैं, आपने बोला सर यहाँ में बड़ी बात है, ये लाइन बना दी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, आप बोलेंगे 1.5 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे बोलूं ड्रा द लाइन ऑफ 1.52 सेंटीमीटर, तुम बोला सर अभी बना देता हूं, बना के दो, बनाओ स्पेस लाइन बनाओ 1.52 की। अबे बनेगी नहीं, क्यों सर क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि मेरे बच्चों जो लीस्ट काउंट होता है स्केल का वो कितना होता है बेटा? वो होता है मेरे बच्चों 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। दैट मीन्स यू कांट ड्रा द लाइन ऑफ 1.52 सेंटीमीटर बाय योर स्केल, ठीक है ना। यू कांट, क्यों? क्योंकि उसका लीस्ट काउंट ही 0.1 सेंटीमीटर, मतलब वो इससे नीचे की, तो यू कांट ड्रा द लाइन ऑफ 1.52 सेंटीमीटर बाय योर स्केल, जैसा मैंने बताया आपको, ठीक है ना। क्योंकि मेरे बच्चों उसका लिस्ट काउंट ही इतना है, तुम चाहो भी तो भी आप यहां पे उसको ड्रा नहीं कर सकते। क्यों सर क्यों? अरे भाई उससे छोटा नाप ही नहीं सकता वो, ठीक है ना। जैसे लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर होता है मेरे बच्चों, 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो अरे क्या बन गया, शेप आ गया था क्या? शायद मैंने शेप ले लिया, हाँ ठीक है ना। 0.01 सेंटीमीटर होता है, मतलब यदि आप उसकी हेल्प से फाइंड करोगे, किसकी हेल्प से मेरे बच्चों? वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से फाइंड करोगे, देन यू कैन फाइंड या यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ ऑब्वियसली एंड इन टर्म्स ऑफ 0.01 सेंटीमीटर। तो ये लीस्ट काउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिकल। और फॉर योर फर्दर इंफॉर्मेशन लेट मी इन्फॉर्म यू कि बेटा एक क्वेश्चन जेईई और नीट में अभी के कंडीशन में महेंद्र सिंह धोनी वाला जरूर आया था, जिसको बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग का। सर आपको कैसे पता? भाई मैंने एक क्लास ले ली है जेईई और नीट की, आई मीन टू से शायद 2 या 3 क्लासेस मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसमें एक क्वेश्चन मैंने लिस्ट काउंट का भी करवाया था, जो कि अभी दिस ईयर, ठीक है ना, जेईई एग्जाम में आया था। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखा है और यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने बहुत शानदार चीज मिस कर दी है, उसको जाके देखिए बेटा, डेफिनेटली यू विल एंजॉय दैट वीडियो, ठीक है ना। यू विल लर्न मोर देन यू आर थिंकिंग,
चलिए अब आता है बच्चों एग्जांपल। वन वे कैलिपर बताया, लिस्ट काउंट देखो, स्पेरीमीटर कितना होता है 0.01 होता है, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना बेटा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है मेरे बच्चों कि लिस्ट काउंट एरर बिलोंग्स टू रैंडम एरर्स कैटेगरी बट विद इन ए लिमिटेड साइज ऑकर विद द बोथ सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स, ठीक है ना। यहां पे लिखा रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन है ना सेवरल टाइम्स एंड टेकिंग द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, द मीन वैल्यू वुड बी वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू मेजर क्वांटिटी, ठीक है ना। बताया मैंने एक्चुअल वैल्यू के कैसे होना चाहिए, बिल्कुल पास में होना चाहिए। यूजिंग द मेजरमेंट हायर प्रिसीजन इंप्रूविंग द एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स है ना, वी कैन रिड्यूस द लीस्ट काउंट एरर। मैं एक नीट का क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूं, सिंपल क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाए कि कौन सी वैल्यू मोर प्रिसाइजन है या प्रिसीजन है, मतलब कि कौन सी ज्यादा वैल्यू शुद्ध है, ठीक है ना। तो आपका एक्यूरेट बोल सकते हैं अपन, आप 1.2 1.25 1.256 1.2567, तो बेटा योर आंसर विल बी 1.2567। व्हाई? बिकॉज ये डेसिमल के कितने प्लेस तक है बेटा, 4 प्लेस तक आने वाली है, ठीक है ना, 4 प्लेस तक आने वाली है, तो इसको ठीक है बेटा, तो ये ज्यादा एक्यूरेट मानी जाएगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है बेटा अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एरर। से इतिहास क्या पढ़ा रहे थे बेटा, इतिहास थ्योरेटिकल टॉपिक चल रहा था। अब आया है कंसेप्चुअल टॉपिक जो कि एक्चुअल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। जैसे अपन वीडियो गेम खेलते कि नहीं खेलते, तो उसमें पहली स्टेज कितनी इजी होती है, सेकंड स्टेज थोड़ी टफ होती है, थर्ड स्टेज वो टफ होती है, फोर्थ लिटिल बिट टफ, और सबसे लास्ट स्टेज में कौन आता है, ड्रैगन आता है, जिससे लड़ना पड़ता है अपन डिस्काउंट करके। तो ये आ गए 3 ड्रैगन तुम्हारे पास में, जिसमें पहले ड्रैगन का नाम है एब्सोल्यूट एरर, सेकंड का नाम है रिलेटिव और तीसरे का नाम है परसेंटेज। वैसे इसमें एक एब्सोल्यूट में मीन एरर भी आने वाली है जो कि एब्सोल्यूट के अंदर इंक्लूडेड है। तो ये टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो बेटा आई होप है ना आपको सुमित सर का हार्डवर्क दिख रहा होगा, तो प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब है ना आवर चैनल, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया आप हैं तो सुमित सर का एग्जिस्टेंस है, तो सुमित सर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो प्लीज यार है ना सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही, आपके प्रेम से ही, ठीक है ना, हमारा जो चैनल है वो आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा, मीट यू नेक्स्ट क्लास विद दिस अमेजिंग कंसेप्ट। तब तक के लिए गुड बाय बेटा।